हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और हम यूट्यूब पे आ गए हैं अनदर वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है वो होने वाला है फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़ जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। उस पर मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ हमारे चैनल में, पेड चैनल में, बेकन के बारे में, उसकी स्टाइल के बारे में, उसमें जो अफोरिज्म है, उसमें जो एपिग्रामेटिक क्वालिटी है वो, उसकी पिथीनेस जो है उसके बारे में, और उसके वर्ल्डली विजडम के बारे में। तो मैं सीधा ही एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस की तरफ बढ़ूँगा। आप ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आरपीएससी में वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 99% केसेस में वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही होंगे। तो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना। हियर वी गो। Studies serve for delight, for ornament and for ability. According to Bacon, studies जो हैं वो तीन पर्पज़ हैं, उसके तीन पर्पज़ को सर्व करती हैं वो। फर्स्ट पर्पज़ इज़ डिलाइट, सेकंड इज़ ऑर्नामेंट एंड थर्ड इज़ एबिलिटी। और इसमें हालांकि वो खुद भी समझा रहे हैं आगे, फिर भी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिलाइट का मतलब यहाँ पर है कि किस तरह से वो आपको एन्जॉयमेंट देती हैं, आपको मतलब प्रसन्नता देती हैं। ऑर्नामेंट का मतलब है कि आपकी जो क्वालिटी है उसको ऑर्नामेंटेटिव बनाना, उसको बोलने की, है ना, कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है खासकर, है ना, उसको ऑर्नामेंटेटिव या डेकोरेटिव बनाना। और एबिलिटी की बात जो करता है उसमें आपका कोई भी जो बिज़नेस है, आपका कोई भी जो काम है, उसको वो क्या करती हैं, बढ़ाने में हेल्प करती हैं आपको, आपके बिज़नेस को, है ना। तो वो कैसे करती हैं, लेट्स सी, आगे भी पढ़ेंगे अपन। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। उनका जो सबसे मेन यूज़ है खुशी के लिए, पहला जो यूज़ है ना, वो किस में है, प्राइवेटनेस एंड रीडिंग। तो मतलब क्या है उसका कि जो प्लेजर के लिए लोग पढ़ते हैं वो, उससे क्या होता है, इट हेल्प्स वन टू डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर ग्रेट राइटिंग, है ना। आप अकेले में, तन्हाई में जब भी होंगे तो आप कभी भी अकेला फील नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज यू विल हैव योर मैटर फॉर रीडिंग। आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, यू विल हैव दैट थिंग। तो आपको अकेलेपन में, या जब आप दुनिया से रिटायर का मतलब नौकरी से रिटायर होना नहीं है, जब आप थोड़ा सा काम धाम से दूर होकर थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना चाहते हैं, तब आपको वो हेल्प करती हैं, आपको प्लेजर देती हैं। फॉर ऑर्नामेंट इज़ इन डिस्कोर्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऑर्नामेंट का मतलब है कि स्टडीज़ अलाउ वन टू थिंक एंड स्पीक विद ग्रेटर क्लैरिटी, है ना, मतलब आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोलने में, है ना, और सोचने में भी हेल्प करती हैं। एक अब तक देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मैं अलग जाके कुछ बताना चाह रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, कि अब तक 1950s तक हम ये मानते आ रहे थे कि हमारा जो दिमाग है वो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। बट ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिनसे साबित होता है कि हमारा दिमाग लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि लैंग्वेज हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है। और इसको अपन बहुत ही ईजी तरीके में समझना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि क्या आप बिना लैंग्वेज के सोच सकते हो कुछ? आप सोच के देखिए, जब आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे तो आप कुछ भी सोचेंगे तो वो किसी लैंग्वेज में ही सोचेंगे, है ना, बिना लैंग्वेज के आप सोच भी नहीं सकते। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो स्टडी करेंगे, आपके पास आपकी वोकैबुलरी जब अच्छी होगी तो यू विल बी एबल टू स्पीक इन अ बेटर वे, है ना। सो आपकी लैंग्वेज जो है, आपके बोलने का तरीका जो है वो डेकोरेटिव होगा, ऑर्नामेंटेटिव होगा और अच्छा लगेगा लोगों को। एंड फॉर एबिलिटी इज़ इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। एंड एज फार एज एबिलिटी इज़ कंसर्न, कि एबिलिटी को किस तरह सर्व करती हैं स्टडीज़, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि इफ़ यू आर रीडिंग फॉर योर बिजनेस, तो इट विल अलाउ यू टू राइज टू द टॉप ऑफ योर रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री। मीन्स आप अपनी संबंधित इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे जाने में सफल हो पाएंगे। आज खासकर देखिए कितना पुराना ऐसे है ये, है ना, 1597 का लिखा हुआ है। और आज के युग में भी जो बोलने वाला व्यक्ति है वो डेफिनेटली दूसरे लोगों से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ऊपर जा सकता है ना। तो ये तो था आपका फर्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेकन कहते हैं कि फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। नाउ एक्सपर्ट मैन का मतलब यहाँ पर बेकन का क्या है, पीपल हु आर और हु हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बट नॉट नेसेसरली अ फॉर्मल एजुकेशन इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब ऐसे लोग जिनको बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली हो, लेकिन वो अपने काम धंधे में अपने अनुभव से इन्होंने एक्सपर्ट
एक्सपर्टीज़ गेन की हो। तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को जज कर सकते हैं और वो काम एग्जीक्यूट बने, वो अपने अपने काम को निपटा भी सकते हैं वन बाय वन, एक एक करके। मतलब ये है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ से अपने अनुभव से एक्सपर्टीज़ गेन की होती है काम को कर करके, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान वाला, तो वो काम को अपने एक एक करके सुलझा सकते हैं। बट वो कह रहा है बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज हु दैट आर लर्नड। परंतु अगर आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई मिस्त्री है या कोई एक पर्टिकुलर कारीगर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपने लकड़ी के काम में, मान लो लकड़ी का काम करता है वो, तो उसमें वो एक्सपर्ट हो सकता है बिना पढ़ाई के। परंतु अगर आपको सामान्य कोई सलाह चाहिए हो या फिर चीज़ों को, प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है कि चीज़ों को आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाना हो, कोई भी मामला हो चाहे। मार्शलिंग का मतलब होता है चीज़ों को सही तरीके से लगाना, और प्लॉट का मतलब वैसे तो होता है कहानी, लेकिन मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को रखना। उसके लिए कम बेस्ट, वो आती है बेस्ट किससे, फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड, उनसे जो पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने स्टडीज़ की हैं। मतलब एक आदमी एक्सपर्ट हो सकता है परंतु वो सिर्फ अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, उसके लिए तो मानते हैं स्टडीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको अगर सलाह चाहिए कोई, आपको अगर चीज़ों को निपटाना है, आपको चीज़ों को अगर एक तरीके से करीने से लगाना है, तो आपको स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ। अब वो बिकॉज बेकन की अर्थ है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, तो वो आगे बढ़ रहा है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लोथ, स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा समय बिताना आलस्य की निशानी है। स्लोथ माने आलस्य। बिकॉज अगर आप स्टडी करते रहेंगे और स्टडी जो आपने किया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, तो यू विल बी अ लेज़ी पर्सन टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। और अगर आप अपने बोलचाल में, ऑर्नामेंट आपको याद होगा, बोलचाल की बात चल रही थी पहले, तो अगर आप बोलचाल में बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाकर स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, इज़ अफेक्टेशन, तो वो दिखावा होगा। क्या होगा? दिखावा। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, और अगर आप केवल अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर ही जजमेंट लेने लग जाएं, इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, तो इसका मतलब होगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्कॉलरली शो कर रहे हैं। मीन्स यू आर नाउ फार अवे फ्रॉम रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टडीज़ ज़रूरी हैं, परंतु ये तीन चीज़ें, तीन फ़ायदे थे स्टडीज़ के, और तीन ही चीज़ें आपको स्टडीज़ के साथ नहीं करनी है। नंबर एक, तो आप बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे तो आलसी कहलाओगे आप। अगर आप बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना दोगे लैंग्वेज को, जैसे अपन कई बार सुनते हैं मिस्टर शशि थरूर को, तो उनकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा क्लिष्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, तो हम उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उन पर जोक्स भी बनने लगे हैं, उन पर मीम्स बनने लगे हैं, है ना। तो ये दिखावा लगता है कई बार। और अगर आप केवल स्टडीज़ के बेसिस पे ही कोई डिसीजन लेने लग जाएं, जजमेंट लेने लग जाएं, तो आप जो हैं वो स्कॉलर बनेंगे ज़रूर, लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी से दूर जा रहे होंगे। बिकॉज स्टडीज़ जब तक प्रैक्टिकलिटी उनमें नहीं मिक्स हो जाती, उनके साथ नहीं जुड़ जाती, तो फिर वो स्टडीज़ ज़्यादा काम की नहीं रहती हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं हम, तो वो कहता है कि दे परफेक्ट नेचर, स्टडीज़ जो होती हैं वो हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि लिटरेचर पढ़ने वाले व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग्स होते हैं। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, वो नेचर को परफेक्ट बनाती ज़रूर हैं, लेकिन उनको अगर आपको परफेक्ट बनाना है स्टडीज़ को, तो आपको उनमें अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ना पड़ेगा। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, क्योंकि जो एबिलिटीज़ हैं हमारी वो बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले पौधों की तरह होती हैं। दे नीड प्रूनिंग, ये प्रूनिंग लिखा है, ये ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, प्रूनिंग है। प्रूनिंग का मतलब होता है उनको काट छांट की ज़रूरत होती है। जैसे एक अपने पौधा लगाते हैं तो उसके अगर अपन काट छांट नहीं करें तो वो कहीं भी बढ़ जाता है ना, सुंदर नहीं लगता। तो इसी तरह से नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, अगर उनको हम प्रून नहीं करेंगे स्टडीज़ द्वारा अपनी एबिलिटीज़ को, अगर हम उनकी काट छांट नहीं करेंगे, अगर उनको डेकोरेट नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं बनाएंगे, तो वो भी एक पौधे की तरह हो जाएंगे। सिमली है यहाँ पे, ये लाइक वाला वर्ड जो है। बाय स्टडी, किसके द्वारा परफेक्ट बना सकते हैं अपन एबिलिटीज़ को? बाय स्टडी, अध्ययन द्वारा। एंड स्टडीज़ देम सेल्व्स, और स्टडी जो खुद हैं, डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज, स्टडीज़ अपने आप में ही आपको बहुत सारे डायरेक्शंस दे देंगी। मतलब अगर आप स्टडी करते हैं तो आप अपनी एबिलिटीज़ को बहुत बड़े या बहुत ज़्यादा हद तक क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते एक्सेप्ट बशर्ते दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, कि स्टडीज़ केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ो, फिर उस किताबी ज्ञान को, उस स्टडी को आप क्या करो,
अपने एक्सपीरियंस द्वारा प्रैक्टिकल यूज़ करके देखो, और फिर जाके स्टडीज़ क्या बनेंगी, परफेक्ट बनेंगी, और फिर वो आपके नेचर को भी क्या बनाएंगी, परफेक्ट बनाएंगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, जो धूर्त आदमी होते हैं, चालाक आदमी होते हैं, दे कंडेम स्टडीज़, वो स्टडीज़ को अच्छा नहीं मानते, वो उसकी भर्त्सना करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज क्राफ्टी मैन जो होते हैं वो सोचते हैं कि बस जो ज्ञान है वो हमें ही है, और जब भी उनका ज्ञान जो है किसी किताब द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्राफ्टी मैन क्या करते हैं, चालाक आदमी क्या करते हैं, दे कंडेम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर देम, और जो साधारण आदमी होते हैं दे ओनली एडमायर देम, बस तारीफ करते रहते हैं, हाँ अच्छा 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 अच्छा। बट इट इज़ द वाइज मैन यूज़ देम, पर बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो स्टडी करते हैं और स्टडी जो उन्होंने की है उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। क्यों? फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, बिकॉज स्टडीज़ जो होती हैं वो आपको ये नहीं सिखाएंगी कि हमें यूज़ कैसे करना है, बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम, परंतु ये एक ऐसी विजडम है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो उनके बिना, अब मैं पहले हिंदी कर देता हूँ फिर इसकी बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। एक ऐसी विजडम है जो उनके बिना होती है, अबव देम, उनसे ऊपर होती है। वन बाय ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। ये तो इसकी हिंदी हो गई, लेकिन रियल मीनिंग क्या है इसका? मतलब ये है कि आप किताब पढ़ोगे, वो आपको अपना यूज़ नहीं सिखाएंगे। एक विजडम ऐसी है ये उनके यूज़ की कि आपको उनके बिना ही वो विजडम सीखनी पड़ेगी। मतलब ये है कि आप किताब पढ़ रहे हो और कोई किताब में, कोई स्टडी में आपने कुछ सीख तो लिया आपने, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है ये आपको किताब नहीं बताएगी, ये तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। मैं आजकल की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ किताबें आजकल ऐसी आती हैं जिसमें ना डू इट योर सेल्फ DIY किताबें आती हैं जिनमें आपको सब कुछ बताया जाता है। मैं बेकन के समय की बात कर रहा हूँ। किताबें आपको खुद नहीं बताएंगी कि यूज़ कैसे करना है। तो ये तो ऐसी विजडम है जो उनके बिना और उनके परे है। मतलब आपने पढ़ लिया, अब आपका खुद का ऑब्जर्वेशन जो होगा कि आप क्या सोचते हैं उस स्टडी के बारे में और उसको कैसे यूज़ करना है, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, है ना। तो प्रेडिक्ट एंड कन्फ्यूट। नाउ बेकन इज़ एक्चुअली टेलिंग अस हाउ शुड वी रीड, क्योंकि स्टडीज़ के बारे में बात कर रहा है टोटल पूरे ऐसे में वो, तो स्टडीज़ का तरीका भी बता रहा है हमें। वो कह रहा है कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब टू से समथिंग अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ रिटन, या जो भी आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसका विरोध करने के लिए। एंड कन्फ्यूट का मतलब टू ट्राई टू प्रूव समथिंग रॉन्ग। आपको जो लिखा हुआ पढ़ रहे हो उसका सिर्फ विरोध करने के लिए या उसको गलत प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए सिर्फ। नो टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे मत जाओ, और ना ही आप जो लिखा हुआ है बस उसको ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मान लो, है ना। मानना, टेक फॉर ग्रांटेड मतलब ये तो सही है बिल्कुल, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नो टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही हमें उसमें से देखा जाए तो डिस्कोर्स और फाइंड टॉक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। डिस्कोर्स का मतलब होता है व्हेन यू आर हैविंग सम कॉन्वर्सेशन विद समथिंग, टॉक मैंने बात करना। तो मतलब आपका एक मात्र पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ूं इसलिए कि मुझे इसमें से कोई बात मिल जाएगी करने के लिए। मतलब मैं लोगों से जब बात करूंगा तो इस पढ़े हुए में से बात करूंगा, ये सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो ना तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट और कन्फ्यूट गलत प्रूव करने के लिए पढ़ना है, ना ही आपको एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा मानने के लिए पढ़ना है, ना ही सिर्फ बातें ढूंढने के लिए पढ़ना है। वो आ जाएंगे आपको अपने आप, लेकिन आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए। बट टू वी एंड कंसिडर, वी का मतलब होता है वैसे तो किसी चीज़ का भार जो है वो तोलना या नापना, बट यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी चीज़ में, किसी लिखे हुए शब्द में या किसी लिखे हुए बात में कितना वज़न है, कितनी उसमें इम्पोर्टेंस है, ये देखने के लिए। एंड कंसिडर माने थिंक केयरफुली, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप नापिए तोलिए कि भाई कितनी इम्पोर्टेंट बात है, और उसको केयरफुली उस पर ध्यान दीजिए। ये पर्पज़ होना चाहिए पढ़ने का, याद रखना। व्हाट शुड बी द पर्पज़। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनी है। जैसे हम रसोई घर में कई बार कुछ बना रहे होते हैं तो टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना, चुटकी भर, चम्मच भर, है ना, खाते नहीं है उसको, थोड़ा सा। मतलब अभी इस पे आगे बात करेंगे। और अपन अदर्स टू बी स्वालोव्ड, और दूसरी जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ क्या होती है, निगलने के लिए होती हैं, है ना। मतलब उनको मुंह में डालते जाओ और निगलते जाओ। अभी डिटेल जो है वो आने वाली है, बट फिलहाल अपन दो बातें पढ़ी हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं, और कुछ किताबें होती हैं जो सिर्फ निगलने के लिए होती हैं।
एंड नाउ देयर आर सम बुक्स, वो कहता है कि एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको चबा चबा कर डाइजेस्ट करने के लिए होती हैं। अब फ़र्क देखिए आप, कुछ बुक्स सिर्फ टेस्ट करने के लिए, कुछ बुक्स सिर्फ निगलने के लिए, और कुछ बुक चबा चबा कर डाइजेस्ट करने के लिए। मैं अपनी तरफ से इनका मीनिंग आपको समझाता, लेकिन बेकन जब खुद ही समझा रहे हैं तो फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़, इसका मतलब है सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं इतनी, उनमें कुछ ही भाग इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका वो पार्ट पढ़ लो एंड आपका काम हो गया। अदर्स टू बी रेड, दूसरी जो है पढ़ी जानी चाहिए पूरी, बट नॉट क्यूरियसली, परंतु उत्सुकता से नहीं। मतलब उनमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता जो आपकी उत्सुकता को, जो आपकी ईगरनेस को, है ना, जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगाए। बस उनको पढ़ लो, ठीक है ना। मैं अब अगर अपन कॉमन जो हमारा रूटीन है उसकी बात करें, तो हमें एग्ज़ाम्स के लिए जब पढ़ना पड़ता है तो हम बस पढ़ लेते हैं उसको ना, पूरा ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन पूरा भी कहाँ पढ़ना पड़ता है आजकल तो हम उसको पहली कैटेगरी में ले आए हैं, है ना, कि पार्ट्स वाले में हम 1 वीक पढ़ते हैं। बट यू नो टेक्निकली देखा जाए तो हम अपनी पढ़ाई जो करते हैं वो पूरा पढ़ना चाहिए हमें। उसमें क्यूरियोसिटी जो है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको पूरा पढ़ा जाना चाहिए कंप्लीटली एंड विद डिलिजेंस, पूरी लेबर के साथ, एंड अटेंशन, और ध्यान के साथ। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको ना केवल पूरा पढ़ा जाना चाहिए बल्कि पूरे ध्यान के साथ और अटेंशन के साथ पढ़ा जाना चाहिए, है ना, याद रखना। तो 3 तरह की बुक्स के बारे में बताया। कुछ बुक्स जो टेस्ट कर सकते हैं, कुछ बुक्स जो स्वैलो कर सकते हैं, कुछ बुक्स जिनको च्यू करना पड़ता है। मतलब कुछ बुक्स जो पार्ट्स में पढ़ी जाती हैं, कुछ को पूरा पढ़ सकते हैं परंतु उत्सुकता के साथ नहीं, परंतु कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको पूरा पढ़ना चाहिए मेहनत के साथ और अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ। सम बुक्स ऑल्सो में बी रेड बाय डेप्यूटी, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आप अपना कोई डेप्यूटी रखकर या कोई सहायक रखकर या अपना कोई साथी बुलाकर पढ़वा सकते हो। मतलब ये है कि डेप्यूटी का मतलब सहायक ही होता है वैसे, तो मतलब ऐसी बुक्स जो आपको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आगे वो और बोल रहा है एन एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और या फिर दूसरे लोगों द्वारा, अदर्स माने दूसरे लोगों द्वारा उनके जो एक्सट्रैक्ट्स बनाए गए, समरी बनाई गई है, उनको भी आप पढ़ सकते हो। मतलब आप कुछ सोच सकते हैं, बेकन के आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी बुक्स कौन सी होंगी जिनकी आप समरी पढ़ सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं होंगी वो, और बेकन खुद बोल भी रहा है, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट, परंतु वो किस में होगा, दैट वुड बी इन लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। मतलब ऐसी बुक्स जिनमें लॉजिक, रीज़न, आर्ग्यूमेंट्स बहुत कम हो, महत्वपूर्ण नहीं हो, केवल ऐसी बुक्स को ही आप डेप्यूटी द्वारा पढ़वा सकते हैं। केवल ऐसी बुक्स की ही आप समरी पढ़ सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बुक्स की नहीं। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और थोड़ी सी जो कम अच्छी बुक्स हैं, मीनर का मतलब चीपर भी बोल सकते हो, है ना, जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो, उनमें केवल ये टेक्निक काम करेगी आपकी समरी वाली। एल्स नहीं तो डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स, सिमिली है लेकिन आगे चलते हैं अपन। वो कहते हैं कि ऐसी बुक्स जिसको डिस्टिल कर दिया गया हो, मतलब जिसकी समरी बना दी गई हो, है ना, जिसमें से काम की बातें छांट दी गई हों, वो किसकी तरह होती हैं, लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर की तरह। डिस्टिल वाटर जो होता तो प्योर है ना, जो जिसको अपन बैटरी में डालते हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी लेने के चक्कर में हम उसके जो मिनरल्स वगैरह हैं वो भी निकाल देते हैं, है ना। तो जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, समरी बनाई बुक होती हैं, वो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, फ्लैशी थिंग, दिखावटी चीज़ें होती हैं। मतलब कहने को ही वो सिर्फ अच्छी होती हैं, कहने को ही सिर्फ वो समरी है, कहने को ही वो सिर्फ पढ़ने लायक है, बट वो है नहीं। मतलब ऐसी बुक्स जिसकी समरी पढ़ के काम चल रहा हो ना, तो ये मान लेना कि वो अच्छी बुक नहीं है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, याद रखना, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर आपसे वो पूछे कि किस तरह की बुक्स के एक्सट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि द बुक्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट और द बुक्स विच आर मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेकन बोलते हैं कि रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि रीडिंग जो है एक इंसान को फुल बनाती है, तो हिंदी होगी इसकी। बट हियर द वर्ड फुल मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, है ना। आपका दिमाग जो है उसको ज्ञान से भर देती हैं। क्या, कौन,
रीडिंग मतलब किताबें। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, अलग तरीकों की बात कर रहा है वो कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्वर्सेशन करना, किसी से वार्तालाप करना किसी से। अगर आप किसी से वार्तालाप करते हो तो यू विल बी अ रेडी मैन। रेडी मैन का मतलब ये होता है कि भाई आप लोग जो हैं जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो बहुत ही विटी होंगे, मतलब उनको पता होगा कि किस समय पे क्या बोलना है ना। आप इस तरह से देख सकते हैं इसको कि जो व्यक्ति बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को जब किसी से बात करनी पड़ेगी तो मे बी वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव फ्रेजेस, सेंटेंसेस या वर्ड्स उसके दिमाग में उस वक्त नहीं आएंगे जितना एक रेगुलर बोलने वाले व्यक्ति के दिमाग में आएंगे। सो कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक आदमी को रेडी बनाती है, विटी बनाती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग जो होती है वो इंसान को प्रिसाइज बनाती है, मतलब कितना बोलना है, कब बोलना है, ये बात उस इंसान को पता रहेगी जो इंसान लिखता है ना। एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज, है ना, प्रिसाइजनेस आती है राइटिंग से। एंड देयरफॉर, और इसलिए, इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अगर आदमी कम लिखता है, उल्टा शुरू कर दिया इसने, इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अगर आदमी लिखता कम है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसकी मेमोरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी अच्छी होनी चाहिए का मतलब क्या है, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए का मतलब ये है कि प्रिसाइसनेस तो उसमें होगी नहीं, तो फिर उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ये पता लगाने के लिए कि भाई मुझे कब क्या बोलना है ना, मतलब ये बोलना ज़रूरी है भी या नहीं, ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, मतलब चीज़ों को रिलेट करना मेमोरी उसके लिए चाहिए। या तो फिर वो उसके पास बहुत ही अच्छी मेमोरी हो, और या फिर वो लिखता हो, दोनों में से एक काम कोई भी होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर उस इंसान की मेमोरी अच्छी नहीं होगी, जो इंसान लिखता नहीं है, तो फिर भैया वो आदमी प्रिसाइज कभी भी नहीं हो पाएगा, वो आदमी कभी भी कुछ भी बोल देगा। इफ़ ही कॉन्फर लिटिल, अगर वो बात कम करता है लोगों से, कॉन्वर्सेशन कम करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो भैया उसको बहुत ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट जन्म से विटी होना चाहिए। प्रेजेंट विट माने बहुत ज़्यादा विटी। मैंने कहा था ना कि कॉन्वर्सेशन से विट आती है, तो लेकिन अगर आदमी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करता है तो फिर उसको विट लाने के लिए जन्मजात ही विटी होना पड़ेगा, मतलब कुछ आइंस्टीन जैसा दिमाग लेके पैदा होना पड़ेगा अगर वो बात नहीं करता है किसी से। तो मैंने आपको कहा था कि वो इंसान अगर किसी से बात नहीं करता है तो उसमें विट नहीं होगी। हो सकती है एक ही तरीका है, जन्मजात ही विटी हो, बहुत ज़्यादा ही आइंस्टीन न्यूटन लेवल का उसका आईक्यू हो। एंड इफ़ ही रेड लिटिल, और अगर वो पढ़ता कम है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो भैया फिर वो बहुत ज़्यादा चालाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चालाक। क्यों भाई चालाक क्यों होना चाहिए, टू सीम टू नो, ये जानने के लिए, दैट ही डथ नोट, जो वो जानता नहीं है। मतलब ये है कि आदमी पढ़ता नहीं है तो बिकॉज रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, और अगर वो पढ़ता नहीं है तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो फिर उसको चालाक होना चाहिए, बहुत कनिंग होनी चाहिए उसके अंदर। क्या, ये बताने के लिए, ये फील करवाने के लिए लोगों को कि जो उसको नहीं आता है उसको वो भी आता है ना। तो एक ही तरीका है ये, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इंसान के पास अपने आप को ये दिखाने का कि मैं नॉलेज वाला हूँ। या तो भाई वास्तव में नॉलेज हो रीडिंग से, और नॉलेज नहीं हो तो फिर कैसे नॉलेज, कैसे वो करेगा, उसको कॉप करेगा, वो कैसे कॉप अप करेगा उसके साथ कि भाई वो बहुत चालाक हो, उसको देख के लगे या उसकी बातों से लगे कि भाई इसको तो बहुत नॉलेज है और वास्तव में उसको नॉलेज नहीं हो। तो इतना इशू करें क्यों क्रिएट, हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट बेकन फील्स की रीडिंग, कॉन्फ्रेंस और राइटिंग तीनों की वैल्यू बेकन हमें बताता है। ठीक है, 12 मिनट का हो गया है ये वीडियो। चलो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। दैट विल बी ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा, और आज हम फिनिश करने वाले हैं हमारे ऐसे ऑफ स्टडीज़ को, विच इज़ रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। नाउ फ्रांसिस बेकन इज़ about to tell us what different branches of studies provide us with, I mean what are the benefits of reading different kinds of subjects, वो हमें बताने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। हिस्ट्री जो है इंसान को वाइज बनाती है। क्यों बनाती है वाइज? बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर विदाउट हैविंग टू मेक देम, है ना। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं बिना खुद गलती किए, ना। पोइट्स विटी, पोइट्री इंसान को विटी बनाती है, बिकॉज पोइट्स जो होते हैं, पोइट्स में जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ किए जाते हैं उन सबको समझने के लिए, और उनको समझने के बाद आप जिस तरह से उनको यूज़ कर सकते हो वो आपको विटी बनाता है। जो आपका दिमाग है वो ज़रा चलने लगता है तेज़, आप बातें अच्छी कर सकते हो,
लिटरेचर पढ़ने वालों की खासियत भी होती है ये। तो मैथमेटिक्स सटाइल लिखा है, सटल बोलेंगे इसको। तो मैथमेटिक्स का नॉलेज जो है वो आपको सूक्ष्म जो है चीज़ों पर ध्यान देने वाला बनाता है, बिकॉज मैथमेटिक्स में छोटी सी गलती इक्वल्स टू पूरा गलत, तो वो आपको सूक्ष्म बनाता है, ध्यान देने वाला। नेचुरल फिलॉसफी डीप, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि नेचुरल फिलॉसफी को अपन प्राकृतिक दर्शन शास्त्र नहीं बोलेंगे। आप अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि एक आर्काइक वर्ड है, आर्काइक फ्रेज है रैदर, जिसको अपन नेचुरल साइंस से रिप्लेस कर सकते हैं। और नेचुरल साइंस में क्या क्या आता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें नेचुरल फिलोसफी में आती थी, नेचुरल साइंस में आती थी। तो ये स्टडीज़ अगर आप करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, तो डीप जो है मतलब गहन विचार रखने वाला इंसान बन जाता है उससे। मतलब ये है कि अब बातों की तह तक पहुंचोगे, चाहे आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, एस्ट्रोनॉमी ले लो, सब में। मोरल ग्रेव, और अगर आप मोरल पढ़ोगे, एथिक्स पढ़ोगे, तो यू विल बी अ सीरियस मैन। गंभीर, सीरियस का मतलब रोने वाला नहीं, गंभीर मतलब बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करने वाला। लॉजिक एंड रेटोरिक, एबल टू कंटेंड, और लॉजिक और रेटोरिक को पढ़ोगे अगर आप, तर्क और रेटोरिक अपन पोइट्री के रेटोरिक को भी बोल सकते हैं, मतलब जो लैंग्वेज है उसको एनालिसिस करना, है ना। तो वो आपको क्या बनाता है, आर्ग्यू, कंटेंट मैंने आर्ग्यू करने के एबल बनाता है। एब्यूंश स्टडिया इन मोरेस, स्टडीज़ जो होती हैं, ये ग्रीक वर्ड है, स्टडीज़ जो होती हैं वो आपके कैरेक्टर में घुस जाती हैं। मतलब ये है स्टडीज़ आपका कैरेक्टर बनाती हैं, कुल मिला के आप जो स्टडी करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ने देयर इज़ नो स्टोन्ड और इम्पेडिमेंट, स्टोन्ड अगेन आर्केइक वर्ड है, पुराना वर्ड है, इसका मतलब होता है हिंड्रेंस, जो कि यही है इम्पेडिमेंट, मतलब ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं है, ऐसी कोई रुकावट नहीं है इन द विट, बुद्धि की, बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज़, जो कि दूर नहीं की जा सकती, बट मे बी रोट आउट, दूर नहीं की जा सकती, बाय फिट स्टडीज़, सही स्टडीज़ द्वारा। मतलब ऐसा कोई रुकावट नहीं है दिमाग की जिसको सही ना किया जा सके स्टडीज़ द्वारा। मतलब स्टडीज़ जो होती हैं वो आप इस प्रकार की स्टडीज़ करके अपने दिमाग में पाए जाने वाली अलग अलग प्रकार की जो रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स, उनको दूर कर सकते हो। लाइक एज डिजीज़ ऑफ द बॉडी, जैसे कि शरीर की बीमारियां होती हैं। मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, बहुत सारे नेचुरोपैथिक मानने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको सिर्फ एक्सरसाइज से सही किया जा सकता है, उससे ही काम चल जाएगा। बाउलिंग इज़ गुड फॉर स्टोन एंड रेन्स। देखिए बच्चों, स्टोन जो है वो आप जानते हैं पत्थरी होती है, जो रेन्स वर्ड जो यूज़ किया गया वो किडनीज़ के लिए यूज़ किया गया, किडनी के रीजन को। तो अगर आप बाउलिंग का गेम होता है जिसमें आप एक बॉल को पकड़कर जोर से मारते हो और आगे 10 जो हैं वो क्या बोलते हैं, बिकॉज मैं बाउलिंग खेलता नहीं हूँ, खेला नहीं है, तो आप जोर से एक भारी सी बॉल होती है उसको उठा के मारते हैं, वो जाके लगती है और उसमें से जितने ज़्यादा गिरेंगे उतने जाके पॉइंट्स बनेंगे। तो बाउलिंग जो है वो अच्छी होती है पथरी के लिए और किडनी के लिए। शूटिंग फॉर द लंग्स, ये अजीब लगेगा सुनने में कि शूटिंग लंग्स के लिए कैसे अच्छी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि शूटिंग उस समय की बात है, बेकन के समय की है, कि शूटिंग के लिए आप अपने लंग्स में बहुत सारी हवा भर के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट किया करते थे जब आप शूटिंग करते थे। तो ये ज्ञान भी मुझे गूगल से मिला था, गूगल बाबा से। तो मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि उस समय में ऐसा होता था कि क्योंकि राइफल्स बहुत भारी भारी हुआ करती थी, तो शूटिंग के लिए लंग्स में हवा भर के कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। तो लंग्स के लिए अच्छी है, ब्रेस्ट और चेस्ट के लिए भी, हमारी छाती के लिए भी। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और अगर आप जेंटल वॉक करते हो, सामान्य वॉक करते हो, तो वो हमारे पेट के लिए अच्छी होती है। राइडिंग फॉर द हेड, और घुड़सवारी करना जो है वो मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। एंड द लाइक, और इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। मतलब अगर आपने शरीर को अच्छा करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज है, अगर आपने दिमाग को अच्छा करना है उसके लिए भी स्टडीज़ हैं। मतलब कहने का भाव है कि एक कंपैरिजन हो रही है शरीर और दिमाग की, कि जिस तरह से शरीर को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज है, उस तरह से हमारी विट को अच्छा करने के लिए भी स्टडीज़ हैं। सो इफ़ मैंस विट बी वंडरिंग, अगर आदमी की बुद्धि भटक रही हो, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हो, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दो। क्यों पढ़ने दो, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेकन खुद ही समझा रहे हैं। फॉर बिकॉज इन डेमोन्स्ट्रेशंस, आप जब कोई चीज़ प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, इफ़ इट हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, थोड़ी सी भी,
अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी कहीं और चला गया, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे फिर से वापस से शुरू करना पड़ेगा सारा का सारा। कहने का मतलब ये है, अब एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, बिकॉज नेचुरल है कि आप आरपीएससी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स वाले नहीं होगे, मैं भी नहीं हूँ। तो ये एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि जब आप कोई मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम को समझा रहे हो किसी को और आपका दिमाग कहीं और चला गया, तो फिर आप वहाँ से वापस से शुरू नहीं कर पाओगे, आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इफ इज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर किसी आदमी की विट बुद्धि जो है नॉट एप्ट लायक नहीं है टू डिस्टिंग्विश अंतर करना, या फिर फाइंड डिफरेंस अंतर करना एक ही बात है, उसने खुद ने और लगा दिया है यहाँ पे। तो अगर कोई आदमी चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहा है तो लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उसे फिलोसफी पढ़ने दो। स्कूल मैन बने फिलोसफी यानी फिलोसफर्स, फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स, क्योंकि वे बाल की खाल खींचने वाले होते हैं। फिलोसफर्स होते हैं वो बाल की भी खाल खींच लेते हैं, मतलब अंतर करना सीखना हो तो आप किनसे सीखो, फिलोसफर से। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, पूरी लाइन का ऑलमोस्ट एक ही मतलब है कि if he be not apt, अगर वो लायक नहीं है to beat over matters, चीज़ों को प्रूव कर पाना, किस तरीके से, and to call up one thing to prove and illustrate another, और किसी एक चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई दूसरा उदाहरण देने में, है ना। हमें बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमें कोई एक चीज़ प्रूव करने के लिए एग्जांपल देना पड़ता है ना। इसको अलूजन भी बोल सकते हो, इसको एग्जांपल भी बोल सकते हो, इसको इलस्ट्रेट भी करना भी बोल सकते हो, हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है, अगर कोई आदमी जो है इस चीज़ में सक्षम नहीं है, तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे जो लॉयर्स हैं उनके केसेस को स्टडी करने दो, मतलब उसे लॉयर्स के केसेस को स्टडी करना चाहिए। क्यों? बिकॉज लॉयर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट्स किस चीज़ में, एक एग्जांपल देके फला 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 डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के ये कहा गया था इसलिए ये, तो मतलब वो एग्जांपल देके प्रूव करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो स्टडी करेगा तो उसको भी ये चीज़ आ जाएगी। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिमाग का हर डिफेक्ट, हर कमी में हैव अ स्पेशल रिसीट, बी साइलेंट। तो एक विशेष, स्पेशल माने विशेष, एक विशेष प्रकार का उसके लिए क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है। मेडिसिन का मतलब यहाँ पे दवाई नहीं है, मतलब स्टडी है। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग के हर प्रकार के डिफेक्ट के लिए इंसान के पास एक स्टडी हो सकती है। कुल मिला के वही बात कि स्टडीज़ जो होती हैं वो इंसान को क्या बनाती हैं, फुल मैन बनाती हैं, कंप्लीट मैन बनाती हैं। और ये हमारा चैप्टर था। मैंने आपको पहले भी कहा था फैक्चुअल बातों को ध्यान रखना, और इसमें एक जो फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड आया है उसको भी याद रखना, एब्यूंस स्टडिया इन मोरेस, स्टडीज़ जो हैं वो आपके कैरेक्टर में घुस आती हैं, है ना, या स्टडीज़ आर टर्न्ड इन हैबिट्स, ये भी चल सकता है। इससे मिलता जुलता कोई भी ट्रांसलेशन अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो उसका आंसर होगा। तो फैक्चुअल बातों को ध्यान रखोगे, फैक्ट्स को ध्यान रखोगे, तो ये आपका चैप्टर जो है ईजी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। That will be all in this video, and now Telegram channel वासियों, be ready for the test. Thank you.